Let us wait for some more time so that others will also join. If you have any doubt, Ashish, from the previous class or any other doubts, you can ask. No, sir, no doubt. So Ayushi has also joined. Now we can start. Meanwhile, Sadar will also join. I hope so. So in basically today's class, we are going to study first topic, which is circle and line. So there is a circle and there is a line. What are the possibilities? There are three possibilities. All three possibilities I have shown you here. अगर एक सर्कल एक लाइन के साथ इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसको दो जगह इंटरसेक्ट करेगी. देयर विल बी टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. एक पॉसिबल इस केस में हम इस लाइन को नाम देते हैं सीकेंट. दिस लाइन इज अ सीकेंट टू द सर्कल. अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बस एक है. यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर एक है तो दैट इज कॉल्ड अ टैंजेंट. एज वी ऑल नो दिस इज अ टैंजेंट हियर. और अगर एक लाइन एक सर्कल को ना इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, ना ही एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो वो लाइन और वो सर्कल अपार्ट होते हैं. देयर विल बी नो कांटेक्ट बिटवीन देम. तो ये लाइन है अवे फ्रॉम द सर्कल. So what are the conditions that a line is a tangent to a circle or a secant to a circle or nothing of this? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर लाइन की इक्वेशन लेते हैं, लेट अस सपोज y is equal to mx plus c. This is the equation of this line. Y is equal to mx plus c, where m is the slope of that line and c is the y-intercept of that line. As we know, in straight lines, we have studied slope-intercept form. And if suppose the equation of the circle is x square plus y square is equal to a square. I am taking simple circle, that is the center is 0, 0, right? So इस सर्कल को ये लाइन क्या करेगी, वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या कंडीशन होगी एम सी और ए में, क्योंकि देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व देयर, एम सी एंड ए. तो इनके बीच में क्या कंडीशन होगी, ये लाइन टैंजेंट होगी या फिर सीक्वेंट होगी या कुछ भी नहीं होगी. तो उसके लिए हमें
इसको सॉल्व करना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. What we do, we substitute y from the first equation in the second equation. तो जब हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. In the next step, we will expand mx plus c whole square as m square x square plus c square plus 2mcx, and this is equal to a square. We can write it like this, that 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0. ठीक है, अब ये यहाँ तक हमने कर लिया. अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये पूरा नोट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन इरेज दिस फिगर्स. देखो, अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मतलब ये कैसी इक्वेशन हमारे पास आ रही है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पता है कि उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होते हैं. या तो 2 होंगे, या तो 1 होंगे, या तो 0 होंगे. अगर 2 सॉल्यूशन होंगे तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि दिस इज अ सीकेंट. ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके क्या होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल सॉल्यूशंस होंगे. अगर मान लो टच कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही सॉल्यूशन है, जिसको हम कहते थे रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन. तो एक ही वैल्यू मिलेगी हमें. और अगर ना ये टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन. वी कॉल इट एज जीरो सॉल्यूशन. कोई बता सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द डिस्क्रिमिनेंट फॉर देम? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशंस हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. अगर एक सॉल्यूशन है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं? रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलता है. और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हुआ, इट हैज 0 सॉल्यूशन. इज दिस क्लियर? Yes. तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीनों केस में क्या कंडीशन आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे. हैव यू रिटन दिस? Yes, sir. Yes. गुड. तो अब यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये जो 2mc है, दिस इज द बी. तो 2mc का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac. ए जो हो गया ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज ए. और जो सी हो गया कांस्टेंट, वो ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी सब टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा. तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 4 कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। यहाँ तक पहले नोट करो। अब हम सबसे ये वाला केस लेते हैं, टैंजेंट वाला केस। तो टैंजेंट वाले केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टैंजेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, एज वी हैव जस्ट सीन, क्योंकि इसके रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस होते हैं, तभी एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है। मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो सी स्क्वायर को अगर उधर ले जाते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगी। ये जो कंडीशन आ रही है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो। तो व्हाट यू हैव सीन ओवर हियर, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, कि हमारा जो सर्कल था, इसका सेंटर ओरिजिन था, ये सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि कोई लाइन अगर इस पे टैंजेंट है ऑफ अ गिवन स्लोप, देन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। यही हमने कंडीशन लास्ट में निकाली है। तो मतलब वो लाइन कैसे होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की जगह प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए। तो जो इंटरसेप्ट होगा वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बीइंग कि अगर तुम किसी एक गिवन स्लोप का टैंजेंट बनाना चाहते हो, ये गिवन स्लोप का टैंजेंट बना रहे हो तुम, और ये दोनों टैंजेंट, दो पॉसिबिलिटीज है एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। दो लाइन ऐसी तुम्हें मिलेगी जिनका स्लोप सेम है m और m। एक जो है पॉजिटिव y पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉजिटिव निगेटिव y पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये वाला जो इंटरसेप्ट तुम्हें मिल रहा है यहां से लेके यहां तक, ये मिल रहा है प्लस वाला, a रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर।
और ये यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो माइनस वाला, -a√1 + m²। इसीलिए दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी है। दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी फिगर वाइज भी हमें क्लियरली दिख रही है कि दो लाइन ऑफ अ गिवन स्लोप बनाई जा सकती है जो कि इस सर्कल पे टेंजेंट हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। नाउ अगर हम ये कहते हैं कि कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट नहीं है, रादर उस पे सीकेंट है, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर हमने कैसे निकाला था डिस्क्रिमिनेंट? इक्वल टू 0 करके। तो एज यू रिमेम्बर, जो तुमने नोट भी किया होगा और वो यहाँ पर भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि -c² + a² इंटू 1 + m² जो था वो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। हमने नोट किया था ना, इसको इक्वल टू 0 किया था यहाँ पर। यहाँ पर अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसको ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, तो इससे c² आएगा लेस देन a² इंटू 1 + m², जिससे कि c पे ये कंडीशन आएगी कि दिस इज लेस देन a√1 + m² और ग्रेटर देन -a√1 + m²। इन दो वैल्यूज के बीच में होगा। तो ये कंडीशन सी पे कब आ रही है? जब हम ये मान रहे हैं कि वो लाइन जो है उस पे एक सीकेंट की तरह बिहेव कर रही है। तो मैं अगर ऊपर वाले फिगर में तुमको दिखाना चाहूँ तो इस इंटरसेप्ट और इस इंटरसेप्ट के बीच में अगर सी की वैल्यू रहेगी, ये यही कह रहा है ना सी की वैल्यू इन दोनों इंटरसेप्ट के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में सी इंटरसेप्ट की वैल्यू रहेगी तो जो भी लाइन बनेगी ऑफ द गिवन स्लोप वो क्या हो जाएगी? वो सीकेंट हो जाएगी, क्योंकि वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? जो इंटरसेप्ट है हमारा वाई इंटरसेप्ट, उस लाइन का अगर वो a√1 + m² और -a√1 + m² के बीच में लाई करेगा तो वो लाइन क्या होगी? सीकेंट होगी, नॉट अ टेंजेंट बट अ सीकेंट। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। और तीसरा केस क्या था कि अगर कोई लाइन ना टेंजेंट है ना सीकेंट है, रादर इट इज गोइंग, it is neither intersecting or touching the circle, तो उस केस में हम d को क्या लेते हैं? उस केस में हम d को लेस देन 0 लेते हैं और उस पे जो कंडीशन आएगी फिर से सॉल्व करेंगे हम इसी चीज को लेस देन 0 लेके, तो हमें मिलेगा या तो c ग्रेटर देन a√1 + m² है या फिर c लेस देन -a√1 + m² है। मतलब c जो है या तो इसके नीचे मिलता है या इसके ऊपर मिल रहा है, तब हम ये देख सकेंगे कि ये लाइन जो है ना इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना इसको टच कर रही है। So can we come to some question based on what we have studied till now today? I'm erasing this. So the first question is, show that the line
3x minus 4y minus c equal to 0 will meet the circle having center at 2 comma 4 and the radius 5 in real and distinct points ये क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लो बस ये भी करना है कि इस क्वेश्चन में सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं है इस क्वेश्चन को हम लोग अभी अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे लेकिन मैं ये लिख दे रहा हूँ एक क्वेश्चन जो पहले करो ना वो ये वाला करो बता रहा हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन करना फिर ऊपर वाला करना पहले एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ इसको इस फॉर्म में चेंज करना है किस फॉर्म में y is equal to mx plus c so that you can apply the formula तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 4y is equal to 3x minus 7 and y is equal to 3 by 4x minus c by 4 अब ये इस फॉर्म में हो गया मतलब m की जगह क्या आ गया m की जगह आ गया 3/4 और जो फॉर्मूला में c था उसकी जगह आ गया माइनस c/4 इज दिस ओके yes are you getting this till here
इसके बाद कंडीशन क्या लगानी है हमें? कंडीशन हमारी होगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 + m²। ठीक है, तो सी की जगह हमारे पास क्या है? -c/4। तो ये हो जाएगा c²/16। ए स्क्वायर की जगह हमारे पास है 4, ये हो जाएगा 4। 1 + m², m की जगह है हमारे पास 3/4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/। इज इट ओके टू एवरीवन? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। c²/16 इज इक्वल टू 4 इंटू 25/16 हो जाएगा आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन। 16 कैंसिल हो जाएगा, c² इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, जिससे कि c की वैल्यू आएगी +-10। दिस विल बी योर आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? क्लियर है? Yes, sir. Clear. नाउ यू कैन डू अबव क्वेश्चन। अबव क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि उसका सेंटर 0,0 नहीं है, उसका सेंटर 2,4 है। उसमें थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। इसको पहले फिगर बना लो, सोचना थोड़ा आसान होगा। Two comma four is the center and radius is 5 units, and the line is actually intersecting the circle at two distinct points. Line equation is given as 3x minus 4y minus c equal to 3. तो उसके लिए फिर c -35 से 15 के बीच में आना चाहिए। हाउ कैन वी प्रूव दिस?
देखो, एक तो यहाँ पर जो तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो वो ये लगा सकते हो कि अगर हम सेंटर से इस सीकेंड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ओ एम, दिस शुड बी लेस देन इट्स रेडियस विच इज 5 यूनिट्स। क्योंकि अगर ये छोटा होता है रेडियस से तभी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मान लो रेडियस के बराबर है तो फिर तो लाइन टच करते हुए निकल जाएगी। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और वो रेडियस 5 यूनिट के बराबर है तो टच करते हुए निकलेगी। और अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और वो 5 यूनिट से बड़ी है, मान लो एनी वैल्यू ग्रेटर देन 5 यूनिट, तब वो ना सर्कल को टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी, बाहर ही बाहर से निकल जाएगी। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है यहाँ पर कि ओ से जो सेंटर है वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो लेंथ 5 से छोटी होगी, 5 से कम होगी। 5 इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस से छोटी होनी चाहिए। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये ओ एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो सेंटर से मतलब 2,4 से किसी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं so that length is obtained by substituting x1 or y1 in this. So this will become 3x means 3 into 2 minus 4y means 4 into 4 minus c का modulus divided by root over x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता था ना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। तो ये आएगा 6 - 16, तो ये हो जाएगा -10 माइनस सी का मॉड बाई 5। इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस सी का मॉड, माइनस को कॉमन लेके एब्जॉर्ब कर लिया बाई 5। So this is actually the length of the perpendicular from center on that line. अब ये जो है ये ओ एम जो आ रहा है हमारे पास 10 प्लस सी का मॉड अपॉन 5, दिस शुड बी लेस देन 5। ये 5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 प्लस सी का जो मॉड है वो लेस देन 25 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लस सी जो है वो 25 और -25 के बीच में लाई करेगा। जो इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे तो यही लिखेंगे। मॉड जब हटाएंगे तो याद है ना सबको, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए अगर है तो एक्स एक्चुअली लाइज बिटवीन ए एंड -a। तो ये 25 और -25 के बीच होगा। अब -10 कर देंगे तो ये -35 बन जाएगा, इसका 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो C जो होगा वो -35 से लेके 15 के बीच में होगा, विच वी हैव टू एक्चुअली प्रूव। Yes, sir. ओके आरुषि, एवरीवन एल्स इट इज क्लियर? Yes, sir. आरुषि, we also need to discuss a topic which is called polar form of the circle. So I'm erasing this. So polar form of the circle basically is
अगर हम एक सर्कल लेते हैं, पहले सिंपल वाला सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, और अगर हम इसका रेडियस भी फिक्स कर देते हैं आर, कोई भी सर्कल का रेडियस तो फिक्स ही होगा, तो इस पे जो पॉइंट लाई करेगा एक्स कॉमा वाई, उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं? तो व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, let us take this one as x-axis. This one as y-axis. Now this angle theta, which it is making with the x-axis, this is a variable angle, and this angle lies between 0 to 2 pi. ठीक है, 2 पाई होने के बाद फिर से हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे, तो 0 से लेके 2 पाई तक अगर हम इसको मूव कराते हैं एंगल को, तो व्हाट विल हैपन कि हमें इस सर्कल का हर एक पॉइंट कवर कर सकते हैं। ये जितना भी पॉइंट है, ये सारा पॉइंट कवर हो जाएगा फॉर थीटा बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। अच्छा, डिस्टेंस पॉइंट का क्या है? आर है, आर इज द रेडियस। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो एक्स जो होगा इसका, वो होगा आर कॉस थीटा, और जो वाई होगा वो होगा आर साइन थीटा। कंपोनेंट अगर हम इसका देखें, एक्स और वाई कंपोनेंट, तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल पोलर फॉर्म ऑफ द सर्कल। मतलब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। वाई को क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा, वेयर आर इज अ कांस्टेंट क्योंकि इट इज अ रेडियस। किसी भी एक सर्कल का आर कांस्टेंट रहता है, and theta varies from 0 to 2 pi because we want to cover each and every point lying on the circle. इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म एज वेल एज पैरामेट्रिक। So now we see one question on parametric form. The question is very small, not a big question. Find the parametric form of the circle x square plus y square equal to 16. ओरली बता सकते हो, इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ये जो सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर 0,0 ही है, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 0,0 सेंटर है और रेडियस है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है, कुछ बचा नहीं बताने के लिए। क्या होता है पैरामेट्रिक?
Are you listening to me or not? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ. So this will be, radius is 4, so 4 cos theta comma 4 sin theta, यही होगा, where theta is between 0 to 2 pi. So done. Okay. So one more question I want to give you in parametric form, and that is, if equation of the circle is this one, x square plus y square plus 4x minus 6y minus ये दे रहा हूं मैं. So this is the equation of the circle, and I'm asking you to find its parametric form. अब इसमें क्या है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है. पहले तो तुम्हें ये पता करना होगा कि उसका सेंटर है क्या, उसके बाद इसका पैरामीट्रिक फॉर्म निकालोगे. तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें अपने साइड से एफर्ट लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका भी, बनाया जा सकता है लेकिन अभी है नहीं. इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना. तो यहाँ पे G2 है तो -2 होगा. F क्या है, -3 है तो +3 हो जाएगा. रेडियस क्या होगा, √g² प्लस f² माइनस c, तो ये आ जाएगा 5. तो रेडियस 5 यूनिट है, सेंटर -2,3 है. तो अगर हम एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करें, इसका सेंटर -2,3 है और जिसका रेडियस 5 यूनिट्स है, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म x, y क्या होना चाहिए. This is the x-axis, this is the y-axis. अगर यहाँ पर भी तुम वैसे ही प्रोसीड करते हो कि इसका दोनों कंपोनेंट लेते हो अलोंग द x एंड अलोंग द y,
दोनों के अलॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं उसका। तो जो x के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो 5 cos थीटा होगा, और जो y के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो 5 sin थीटा होगा। और जो x के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसकी जो लेंथ होगी वो बस x नहीं होगी, x माइनस -2, क्योंकि ये जो सेंटर है इसका x कोऑर्डिनेट -2 है, तो वी नो कि ये जो लेंथ होनी है वो x माइनस -2 होगी, विच इज x प्लस 2। और अगर हम y का लें तो y का होगा y माइनस 3, ये y के अलॉन्ग की लेंथ होगी, तो दिस विल बी y माइनस 3। So this becomes x is equal to -2 plus 5 cos theta, and this becomes y is equal to 3 plus 5 sin theta. So the parametric coordinate of the circle is -2 plus 5 cos theta, comma 3 plus 5 sin theta. This can be your answer. ये समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है इसको समझने में? अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक है x कॉमा वाई और एक है -2, 3, तो जब हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से, तो अलोंग x जो कंपोनेंट होगा वो होगा x माइनस -2, और जो y के अलोंग कंपोनेंट होगा वो y -3 होगा। पता है ना सबको ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम लोग 10th 9th में भी करते थे। Any doubt anyone having in this? No, sir. अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कल्स एंड सर्कल्स। अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था? सर्कल एंड लाइन। अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्कल एंड सर्कल। सर्कल और सर्कल के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जैसे लाइन और सर्कल के बीच में हमने 3 पॉसिबिलिटीज देखी थी कि एक लाइन जो है या तो एक सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, या एक जगह टच करेगा, या फिर कुछ भी नहीं करेगा, बाहर से निकल जाएगा। उसी तरीके से दो सर्कल के बीच की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक पॉसिबिलिटी जो हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों सर्कल बिल्कुल एक दूसरे के अपार्ट है, ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद ये दोनों सर्कल थोड़ा पास आएंगे, तो ये दोनों सर्कल क्या करेंगे? टच करेंगे एट अ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये दोनों सर्कल और पास आएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, एट 2 पॉइंट्स। फिर अगर इन सर्कल को और पास में कर दिया जाए तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि दूसरा वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। दिस इज द इंटरनल कॉन्टैक्ट एंड हियर इट वाज द एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। और पांचवी केस ये हो सकती है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कहीं। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं बिटवीन टू सर्कल्स। इज इट ओके?
I hope all the 5 cases are quite visible to you and you can find the dis, difference between all of them. Yes, sir. ओके, तो अब अगर हम लोग एक एक केस को एक 1 by 1 देखें, तो इस वाले केस में जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन होता है, इक्वेशन से हम निकाल भी सकते हैं। तो जो C1 C2 के बीच की दूरी है, दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन ये जो रेडियस है R1 और ये जो रेडियस है R2, इनके सम से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दे आर नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, अगर हम दूसरे केस में आते हैं, तो इस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो उस केस में जब हम C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब ये R1 होगा और ये R2 होगा। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसके बाद अगर हम ये वाला केस देखते हैं, जो तीसरा वाला केस है, तो इसमें C1 C2 जो होगा R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब हम इस केस में आते हैं। इस केस में जब दोनों इंटरनली टच कर रहा है, तो C1 से जो C2 की दूरी होगी, दिस इज C1 दिस इज C2, वो एक्चुअली इस रेडियस से, अगर हम इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके बराबर होगी। तो जो भी बिगर रेडियस है, तो हम दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं और उसका मॉड लगा सकते हैं, तो उसके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ Okay, से, sir. और अब यहाँ से हम पिछले वाले केस को एक बार बैक ट्रैक करें, तो इस C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से तो छोटी होगी, लेकिन बड़ी किससे होगी? R1 माइनस R2 के मॉड से। इससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी अंदर नहीं गया है ना, एक सर्कल के अंदर नहीं लाई कर रहा है, तो इसलिए R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ी होनी चाहिए। और ये लास्ट केस हम जब देखेंगे, तो दोनों सेंटर की जो बीच की दूरी है वो R1 माइनस R2 के मॉड से छोटी होनी चाहिए। Yes, sir. और इसी का एक पर्टिकुलर केस होता है, जो लास्ट वाला केस मैंने तुम्हें अभी दिखाया है, इसी का एक पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है, कि अगर दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं, मतलब दोनों का सेंटर जो है वो एक ही जगह होता है, तो उस केस में C1 से C2 की दूरी 0 हो जाती है। Okay, sir.
लिख लिया ये सबने? Yes, sir. So based on this, we can deal a question here. Prove that the circle x square plus y square plus 2ax plus c square equal to 0 and x square plus y square plus 2by plus c square equal to 0 touch each other if 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by c square. Try this question first. यहाँ पर टच ईच अदर में दोनों केसेस आ जाएंगे. Either they touch each other externally like this or they can touch each other internally like this. दोनों केस के लिए तुम्हें सॉल्व करना होगा और दोनों केस के लिए ये कंडीशन आनी चाहिए. थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा इसमें. Try this question. I will be back in 5 minutes.
Yes. What is the position right now? तो देखो, अगर हम इसको एक्सटर्नली टच कराते हैं तो एक्सटर्नली की कंडीशन क्या थी कि C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, और इंटरनली की कंडीशन थी C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड। अभी हमने किया था ये। तो अगर हम इसको एक्सटर्नली टच करा रहे हैं तो हम वो वाली कंडीशन लगा रहे हैं, और इंटरनली टच करा रहे हैं तो ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं। तो पहले एक्सटर्नली का देखते हैं। तो दोनों का सेंटर क्या है? इसका जो सेंटर है, इफ यू फाइंड इट सेंटर C1, तो -a,0 है। और अगर दूसरे वाले का सेंटर तुम निकालोगे तो इसका सेंटर C2 जो है 0, -2 है। रेडियस अगर हम निकालते हैं तो इसका जो रेडियस है R1, तो a² माइनस C² का अंडर रूट होगा, राइट। और इसका रेडियस निकालते हैं R2, तो √b² माइनस C² होगा। ये तो क्लियर है सबको? सेंटर और रेडियस हम जैसे निकालते हैं जनरल इक्वेशन का, ऐसे निकाल सकते हैं। ये कर भी लिया होगा तुमने, निकाला भी होगा ये। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, द कॉन्टैक्ट इज एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, तो C1 से C2 की जो दूरी है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो C1 से C2 की जो दूरी होगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये C1 है, ये C2 है, तो वो होगी √a² प्लस b²। और R1 प्लस R2 करेंगे तो √a² माइनस C² प्लस √b² माइनस C², ये होगी। अब यहाँ पर तुम्हें अगले स्टेप में स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करने पे ये आएगा a² प्लस b²। यहाँ पर इस पूरे का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पहले टर्म का स्क्वायर ये होगा, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर ये होगा, प्लस 2ab लगाएंगे तो 2√a² माइनस C² इंटू b² माइनस C² हो जाएगा। उसके बाद a² b² दोनों साइड से कैंसिल हो रहा होगा। ये -C² 2 टाइम्स हो गया, लेफ्ट में ले जाएंगे तो 2C² इज इक्वल टू 2 √ और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a² b² माइनस a² C² माइनस b² C² प्लस C⁴ हो जाएगा। और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर एक बार और स्क्वायरिंग करो तो C⁴ और यहाँ पर a² b² माइनस a² C² माइनस b² C² प्लस C⁴ हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो दिस बिकम्स इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो a² C² प्लस b² C² इज इक्वल टू a² b² हो जाएगा। और अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट a² b² C² से। इसको a² b² C² से डिवाइड कर दो, इसको a² b² C² से डिवाइड कर दो, इसको a² b² C² से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे बचेगा 1/b², यहाँ पे बचेगा 1/a², और यहाँ पे बचेगा 1/c²। तो दिस विल बी योर आंसर। अब ये तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमने प्रूफ कर दिया, आंसर भी नहीं प्रूफ हो गया। अब इंटरनल के लिए भी करना है, तो लेट अस सी दैट आल्सो। चल इसको नोट कर लो।
तो जब इंटरनल कॉन्टैक्ट होगा तो C1 C2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होगा। तो मैं इसका कैलकुलेशन पूरा फिर से नहीं कर रहा हूँ, बस ये जो एक्सटर्नली वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, R1 माइनस R2 का मॉड। तो इससे क्या मिल रहा है हमें नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड। अब स्क्वायरिंग करूंगा तो उसके बाद यहाँ पर प्लस 2ab की जगह क्या फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2ab, तो ये माइनस बन जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, अगले स्टेप में ये माइनस आगे लगा हुआ होगा, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, तो वापस से यही चीज हमारे पास आ जाएगी, और जिसको प्रोसीड करने से हमारा आंसर फिर से वही आएगा। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. Another question we can do on the same concept, which is about circles and circles. So it says the circle x square plus y square equal to 16 and x square plus y square plus 10x plus 3y minus 2 equal to 0. ये कौन सा केस होगा हमें ये बताना है। दे डज नॉट टच और इंटरसेक्ट, they touch externally, they intersect at 2 points, they touch internally, और one circle lies inside the other circle। पांचों केस में से कौन सा केस होगा तुम्हें ये बताना है। C1 तुम्हें दिख रहा होगा 0,0 है, एंड R1 जो है वो 4 है इस सर्कल के लिए। दूसरा वाला जो सर्कल है उसके लिए C2 अगर तुम निकालोगे तो -5 माइनस 3/2 होगा, और रेडियस निकालोगे तो 25 प्लस 9/4 प्लस 2 का अंडर रूट होगा, विच विल बी इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा 8 9 17, 117 का अंडर रूट 5, ये।
C1 C2 एक बार निकालो क्या आता है देखो। अंडर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा और ये 9/4 होगा। दिस विल बी 109 का अंडर रूट अपॉन 2। ठीक है, ये आ रहा है। एक चीज तो क्लियर दिख रही है हमें, इफ यू सी है कि जो R1 प्लस R2 है वो है 4 प्लस रूट ओवर 117/2, और ये जो वैल्यू आ रही है C1 C2 ये आ रही है रूट ओवर 109/2। तो क्लियरली R1 प्लस R2 से तो ये छोटी ही है। ठीक है, अब R1 माइनस R2 से बड़ी है या नहीं है ये एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाला कंडीशन होता था उसमें दोनों साइड से इनइक्वालिटी होती थी। R1 प्लस R2 से छोटी भी होनी चाहिए और R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ी भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो R1 माइनस R2 का मॉड अगर हम देखते हैं तो रूट ओवर 109/2 जो है ये हो जाएगा, बड़ा वैल्यू यही है 109/2 माइनस R1 4। इन दोनों को हमने, सॉरी 109 नहीं 117, ये वाला और ये वाला। अब जो C1 C2 है वो है 109 का अंडर रूट बाई 2, ये है C1 C2। तो एक आइडिया तो लग ही जा रहा है इसको देखने से कि ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू R1 माइनस R2 और ये जो C1 C2 है, तो C1 C2 विल बी 109/2 is actually greater than this R1 माइनस R2 के मॉड से। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं भी करो, अप्रोक्सीमेटली भी देख लो तो वैल्यू इसकी छोटी आएगी, क्योंकि रूट ओवर 117 जो है लगभग जो होगा वो होगा 5 पॉइंट समथिंग, दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग, और दैट माइनस 4 विल बी 1 पॉइंट समथिंग, और ये वाली वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग से बड़ी ही है। तो हम कह सकते हैं कि C1 C2 here is less than R1 plus R2 as well as greater than R1 minus R2 का मॉड। ये कौन सा केस है? दिस इज द थर्ड केस इन विच टू सर्कल्स intersect at two different points. Is this clear? Yes, sir. Okay. Let us conclude today's session now, and then we will have more discussion on circles in the next class. By that time, you can practice more questions. Okay, thank you everyone.